बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। मुझे काफ़ी दिनों से अंदाज़ा तो था, बल्कि बहुत पहले से अंदाज़ा है, लास्ट अप्रैल से, कि हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा अनफोल्ड आहिस्ता आहिस्ता होंगे। ये जो रजीम चेंज का मामला है, लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा ट्विस्ट्स आएंगी, इतनी ज़्यादा टर्न्स आएंगे, यू टर्न्स आएंगे, अबाउट टर्न आएंगे, और इस कदर इसमें शिद्दत आएगी कि जिसमें ना कानून का एहतराम किया जाएगा, ना आइन का, ना अदालतों का, ना अदालती फैसलों का, ना जजेस का, ना मीडिया का, किसी को भी माफ़ नहीं किया जाएगा। इसका मुझे अंदाज़ा इस कदर नहीं था कि इस शिद्दत के साथ ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। था अंदाज़ा कि बहुत कुछ होगा, लेकिन ये लड़ाई इस कदर खूनी हो जाएगी, इसका मैंने कभी भी नहीं सोचा था। लेकिन अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, लगता यह है कि ये हमारे जो परसेप्शन था, ये उसके भी बियॉन्ड दैट कुछ अनयूजुअल सी चीज़ें हो रही हैं। और आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद कुछ ऐसी चीज़ें हमें नज़र आएंगी गैर मामूली नौइयत की, कि हम सर पकड़ कर बैठ जाएंगे कि यार पीछे तो कुछ हुआ ही नहीं, ये इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है, फिर कोई मुसीबत आ गई। क्योंकि चीज़ें जो हैं वो कशीदगी की तरफ जा रही हैं। जैसे ही सुकून आता है, ये हम देख रहे हैं पिछले कुछ अरसे से, कि जैसे ही, बल्कि तीन चार महीने पीछे चले जाएं, जैसे ही ये खबर आती है कि मामलात सेटल डाउन होने की तरफ जा रहे हैं और सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है, यकदम जो स्पॉयलर्स हैं, स्पॉट फिक्सर, वो आते हैं, वो ऐसी तीली लगाते हैं, ऐसा फ्यूल छिड़कते हैं कि वो आग भड़क उठती है। अब फिर ये 9 मई के बाद तो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल, सिक्योरिटी की सूरत हाल, और हमारी जमहूरियत, और हमारा अदालती निज़ाम, और हमारे इंतखाबात, सब कुछ ही मीडिया, पूरी की पूरी दुनिया ही बदल के रख दी है 9 मई के बाद के वाक़यात ने। और अभी इसमें कुछ और चीज़ें छुपी हुई हैं, क्योंकि मैं आपसे एक खबर, मुझे हैरत हुई, कि क्योंकि वो खबर आपसे शेयर करूँगा तो उसके बाद अंदाज़ा होता है कि नहीं, मामला बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। और जो रियासत के मुख्तलिफ होते हैं अर्ली वार्निंग सिस्टम, जिसको मैं कहता हूँ, तो रियासती अर्ली वार्निंग सिस्टम जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों से वार्न कर रहे हैं, वो ऑन हो रहे हैं, और ऐसे ऐसे लोग एक्टिव हो रहे हैं कि जिनके बारे में नहीं सोचा जा सकता था कि वो भी इस कदर आएंगे। क्योंकि मामला यह है कि जो भी आवाज़ उठाता है इस मामले में, अपनी ओपिनियन देने की कोशिश करता है, अपनी राय देने की कोशिश करता है, या एक इख्तलाफ राय रखता है, तो उसके साथ वो सलूक किया जाता है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। सरदार लतीफ़ खान खोसा हमारे सामने कि उन्होंने एक तकरीर की और चंद घंटे के अंदर अंदर उसका रद्द-ए-अमल आ गया, शदीद तरीन रद्द-ए-अमल आ गया। इस तरीके से इमरान रियाज हमारे दोस्त, हमारे भाई, वो 40 दिन हो गए हैं, 40 दिन से लापता हैं, मिसिंग हैं, और कोई पुरसाने हाल नहीं। और हमें अदालती फैसलों की जो बेतौकीरी हो रही है वो हमारे सामने है। जजेस खुद, आला अदलिया के जजेस खुद सहमे हुए हैं, वो भी बिल्कुल दबक के बैठे हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। और वो भी अब अपनी इज्जत भी बचा रहे हैं, जान माल आबरू सब कुछ बचाते हुए आहिस्ता आहिस्ता जो इन बदतरीन हालात में जो कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ दे सकते हैं वो रिलीफ देते हैं। और फिर ये है कि जो नहीं, बहुत ज़्यादा हद, वो कहते हैं कि बस ये हमारी बात नहीं मान रहे, तो उनको या तो रिमूव कर दिया जाता है, या तबादला कर दिया जाता है, या फिर उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल कर दिया जाता है। ये चीज़ें आ रही हैं। और मीडिया जो है, मीडिया बहुत ज़्यादा वो दब गया है। मैं तो यही कहूँगा, दब गया है कि अपने एक एज कम्युनिटी, तो उनको अपना एक रिएक्ट करना चाहिए अपने हकूक़ के लिए, आइनी हकूक़ के लिए, कानूनी हकूक़ के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उनको। अदरवाइज़ तो ये सारी की सारी स्पेस जो है, मैं आपको मीडिया के बारे में जो मॉडल है वो मैं अगले किसी भी व्लॉग में बताऊँगा। ओवरऑल मीडिया के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में, डिजिटल मीडिया के बारे में, और अदरवाइज़ जो हमारा नेशनल मीडिया, उसके बारे में मॉडल क्या है मुस्तकबिल करीब में, वही आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले कुछ खबरें ले लें, और एक अहम खबर भी आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 तो ये कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की ज़मानत मंजूर हुई, लेकिन उनको रिहाई नहीं मिल सकी, और वो बदस्तूर जेल में हैं। और जैसे ही उनको एंटी करप्शन मुकदमात में ज़मानत मिली, तो उसमें FIA के दरमियान में FIA की टीम आ गई। वो अपनी बख्तरबंद गाड़ी लेकर पहुंच गई कि जैसे ही चौधरी साहब रिहा होंगे हम उनको अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन इसी दौरान पता चला कि अदालत ने भी जो ज़मानत की है वो मशरूत कर दी है, वो हाई कोर्ट की अपील के साथ मशरूत कर दी है। उसका जो फैसला आएगा उसके अकॉर्डिंगली होगा।
नंबर 1, चौधरी परवेज इलाही साहब से कल चौधरी शुजात साहब ने मुलाकात भी की थी और उनके बेटे ने भी मुलाकात की थी। परवेज इलाही साहब ने इनकार कर दिया था, उसकी तस्दीक आज चौधरी शाफी ने कर दी। उन्होंने कहा, जी परवेज इलाही साहब और हमारा जो दोनों खानदानों का सियासी तौर पर एक साथ चलना मुश्किल है, उनका रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है। यानी कि कल जो मुज़ाकरात किए गए थे और जो उनके रिहाई की पेशकश की गई थी, चौधरी परवेज इलाही साहब को मशरूत पेशकश कि आप हमारे साथ आ जाएं वापस और पीटीआई इमरान खान साहब को छोड़ दें तो आपके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ। लेकिन चौधरी परवेज इलाही साहब उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ जो कुछ हो चुका है, अब इसके बाद क्या हो सकता है, इसके बाद तो मेरी जान ही है, जान ले सकते हैं हम, जान ले लें और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो वो नहीं माने थे और उन्होंने अपनी सोबतें बर्दाश्त जारी रखी। फिर आज एक और काम, असद उमर साहब ने कल इंटरव्यू दिया था। असद उमर साहब के इंटरव्यू पे ना पीटीआई खुश और ना ही हमारी एस्टेब्लिशमेंट खुश, क्योंकि असद उमर साहब ने कल कह दिया था कि एक बात कि मैं तो उस इंटरव्यू को बहुत पॉजिटिव ले रहा हूँ कि उस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सारी बातें कर दी हैं कि भाई इस वक्त चल क्या रहा है, और बस एक दो बातें उन्होंने ज़रा हटके की हैं, वो ना करते तो बाकी सारी बातें शायद पीटीआई को भी कोई वजाहत जारी ना करनी पड़ती। लेकिन उन्होंने एक बात जो कल की थी कि मुझे कहा जा रहा है कि आप इस्तेकाम पाकिस्तान ज्वाइन कर लें, पार्टी आईपीपी, और आईपीपी ज्वाइन कर लें, नई पार्टी ज्वाइन करें और पीटीआई को खैर बात कहें, तो आपके तमाम मुकदमात जो हैं वो उसमें क्लीन चिट मिल सकती है और आप घर बैठे आपको रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने ऐसी ऑफ़र कबूल नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं फेस करूँगा। तो उसको फिर आज उनको जवाब मिल गया कि कुरैशी साहब जो हैं वो बदस्तूर इमरान खान साहब के साथ हैं, मंझे हुए बैट्समैन हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी धीमे मिजाज में अब तक अपना वक्त निकाल रहे हैं, इज्जत भी बचाई हुई है और जेल से भी बाहर आए हैं 1 महीने के बाद। तो उनको भी था, उन पे भी प्रेशर था, असद कैसर साहब पे भी प्रेशर था। परवेज खटक साहब ने 2 बॉल बोल के अपनी जान छुड़ा ली थी, लेकिन असद कैसर साहब आज जमानतें थी। इमरान खान साहब की भी नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए और दीगर रहनुमा उसके अलावा हैं। इमरान खान साहब के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। चौधरी परवेज साहब की ज़मानत मंजूर हुई लेकिन रिहाई नहीं मिल सकी। असद कैसर साहब, असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानतें मनसूख कर दी गई। असद कैसर साहब के इत्तला के मुताबिक गिरफ्तारी हो गई है और शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब बच निकलने में कामयाब हो गए हैं। अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू करेंगे, ये भी हुआ है। और दूसरी जानिब जो अलग जो एक इम्पॉर्टेंट, ये तो आपको सामने रख दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब बदस्तूर निशाने पर हैं, और क्योंकि कल उनकी तमाम मुकदमात में ज़मानतें कुछ में कन्फर्म हो गई थी, कुछ ज़मानतों में उनको एक्सटेंड कर दी गई थी, उबरी ज़मानतों में तोसी कर दी गई थी और इसलिए वो वापस ज़मान पार्क पहुँचे। कल बनीगाला में भी गए और बनीगाला में भी उन्होंने कुछ वक्त गुजारा। फिर सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब से भी उनकी मुलाकात हुई। लतीफ़ खान खोसा साहब भी उनके मुकदमात लेने में वो उनकी वकला टीम में शामिल हो गए, कानूनी टीम में। इसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लतीफ़ खोसा साहब को फारिग कर दिया। तो लतीफ़ खोसा साहब कहते हैं कि मैं पीपल्स पार्टी हूँ, ये बच्चे कल के जो हैं ये पीपल्स पार्टी नहीं है, हम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और फ़ज़ल अली भुट्टो साहब के साथी हैं और हम पीपल्स पार्टी हैं और रहेंगे। ये कौन लोग होते हैं हमें माइनस करने वाले। बहरहाल उन पर गुस्सा निकाल दिया गया कि ये कैसे मुमकिन है जी, और हालांकि उनके घर पर फायरिंग हुई थी, कोई बिलावल साहब, कोई जरदारी साहब कोई सवाल जवाब करते, कोई इंटरव्यू कोई फ़ोन कर लेते, फ़ोन कॉल कर लेते, इज़हार हमदर्दी करते, इज़हार अफसोस करते। इमरान खान साहब पहुँच गए, उनके घर गए, उनसे इज़हार यकजहती किया और उनके साथ सोलिडेरिटी किया। तो उसके बाद फिर वकला तहरीक अपनी जगह पर चल रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट खबर की तरफ आते हैं। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब से चौधरी एतजाज़ एहसन और सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब ने की है मुलाकात, और उस मुलाकात में यकीनन 1 पॉइंट एजेंडा था, और वो एजेंडा था कि जनाब चीफ जस्टिस हिम्मत पकड़ें, हौसला पकड़ें, और हमारी दरख्वास्त आई हुई है और दरख्वास्तें हैं जी बड़ी साफ़ सुथरी, और वो है मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़, आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, जो कि 9 मई की बुनियाद पर मुख्तलिफ पाकिस्तान के जो सिविलियन लोग हैं उनको ट्रायल करना है। तो चौधरी एतजाज़ एहसन साहब ने भी एक पेटिशन फाइल की हुई है फौजी अदालतों के खिलाफ। उनको डायरी नंबर लग चुका है 14,180, उस पर कोई एतराज़ भी फाइल नहीं किया गया। और इसमें सलमान अकरम राजा साहब होंगे और सरदार लतीफ़ खान खोसा होंगे उसमें वकील। इसके अलावा सरदार लतीफ़ खान खोसा इमरान खान के भी वकील होंगे। तो उन्होंने मुलाकात की है और मुलाकात में उन्हें ये कहा है कि आप एक तो हिम्मत पकड़ें, हौसला पकड़ें, वकला बिरादरी आपके साथ है, वकला तहरीक शुरू हो चुकी है, वकला मुतहर्रिक हो चुके हैं
اور کنونشنز ہو رہے ہیں اور وکلا لانگ مارچ بھی کریں گے، اور ان کا لانگ مارچ جو ہے وہ پرامن بھی ہوگا اور مؤثر بھی ہوگا اور دھرنا بھی ہوگا، وہ ساری باتیں ایک پلان۔ لیکن چیف جسٹس آف پاکستان سے جو انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری یہ پیٹیشن جلد از جلد لگائی جائے، کیونکہ چھٹیاں ہو چکی ہیں، لیکن چھٹیوں کا انتظار نہ کیا جائے، بلکہ یہ ارجنٹ میٹر ہے، اس لیے اس کو ہر صورت میں لگایا جائے۔ تو ایک تو یہ معاملہ، دوسرا جو امپورٹنٹ، سب سے امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ سابق چیف جسٹس جواد احمد خواجہ صاحب، سابق چیف جسٹس آف پاکستان جواد احمد خواجہ صاحب نے بھی ملٹری کورٹس کے خلاف پیٹیشن دائر کر دی ہے، درخواست دائر کر دی ہے 184(3) کے تحت، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی الارمنگ، اور نہ صرف الارمنگ ہے بلکہ بہت بڑی یہ ایک پیش رفت ہے۔ سابق چیف جسٹس آف پاکستان خود آ گئے ہیں اور ملٹری کورٹس کے خلاف آ گئے ہیں۔ جواد احمد خواجہ صاحب نے جو پیٹیشن فائل کی ہے وکیل عزیز چغتائی صاحب کے توسط سے، اور عام عدالتیں ہوتے ہوئے ملٹری کورٹس کے ذریعے سویلینز کا ٹرائل غیر آئینی قرار دے دیا جائے، یہ کہا گیا ہے، اور آرمی ایکٹ کے سیکشن 2(1)(d)(1) اور 2 آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق سے متصادم ہے، جنہیں کالعدم قرار دیا جائے۔ ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے لیے حوالے کیے گئے افراد کو کہاں رکھا گیا ہے، اس کا ڈیٹا طلب کیا جائے۔ یہ بھی ان سے پوچھا گیا کہ جناب لوگ ہیں کہاں پہ جن کو ان کا ڈیٹا لیا جائے۔ ملٹری کورٹس میں عام شہریوں کے ٹرائل کو غیر قانونی قرار دیا جائے۔ عام عدالت ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے لیے بھیجے جانے والے ملزمان کو فوجداری عدالت میں ٹرائل کے لیے سول اتھارٹیز کے حوالے کرنے کا حکم جاری کرے، یعنی جو لوگ ان کے حوالے کیے گئے ہیں وہ واپس لیے جائیں اور واپس لے کے سول انتظامیہ کے حوالے کیے جائیں، سول عدالتوں میں ان کے خلاف مقدمات درج چلائے جائیں۔ ملٹری کورٹس کی تمام کارروائیاں روکنے کے لیے اور کوئی بھی حتمی فیصلہ جاری کرنے سے روکنے کا حکم دیا جائے، یعنی ملٹری کورٹس اگر کوئی کام کر رہی ہیں، کسی کے خلاف کوئی کارروائی کر رہی ہیں ملٹری کورٹس، تو وہ اسے کارروائی روکنے کا حکم دیا جائے اور کوئی بھی حتمی فیصلہ وہ نہ کریں۔ درخواست گزار کا مقصد کسی جماعت یا ادارے کی حمایت یا حملے کو سپورٹ کرنا نہیں ہے، یہ انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ کی ہے، بالکل اچھی بات ہے۔ درخواست گزار کا اس مقدمے میں کوئی ذاتی مفاد وابستہ نہیں ہے، یہ بات ماننی پڑے گی، کیونکہ جسٹس جواد احمد خواجہ سابق چیف جسٹس کہہ رہے ہیں اور وہ بالکل کوسوں دور ہیں اس طرح کے معاملات سے۔ درخواست گزار کا مقصد کسی سیاسی وابستگی کے بغیر عام شہریوں کو ریلیف فراہم کرنا ہے۔ درخواست گزار کا مقصد مجرمانہ سرگرمیوں کے مشتبہ افراد کو بری کرانا ہرگز نہیں ہے۔ درخواست گزار ملزمان کے کسی فعل کی حمایت نہیں کرتا۔ عام شہریوں کے علاوہ کیس چلانے کا فورم کرمنل کورٹس ہیں، اور کورٹ مارشل کی کارروائی صرف مسلح افواج کے اہلکاروں کے خلاف کی جا سکتی ہے۔ کورٹ مارشل کا مقصد افواج میں نظم و ضبط کو برقرار رکھنا ہے۔ سویلین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل اسی صورت میں ہو سکتا ہے اگر وہ حاضر سروس ملازم ہوں۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا آئین پاکستان کے تحت سویلین کا کورٹ مارشل کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کیس کے فیصلے کا فوری مقصد پر بنیادی حقوق پر اثر پڑے گا؟ حکومت اور فوج نے واضح کیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ملزمان کا ملٹری کورٹس میں مقدمہ چلایا جائے گا۔ یہ درخواست میں کہا گیا ہے کہ اس خدشے کا اظہار کیا گیا۔ درخواست گزار کا موقف ہے کہ کوئی جرم سرزد ہونے کی صورت میں ہر شہری کو شفاف ٹرائل کا حق حاصل ہے۔ کورٹ مارشل کی صورت میں آئین میں دیے گئے اس بنیادی حق کی خلاف ورزی ہوگی، اور شفاف ٹرائل اسی صورت میں ممکن ہوگا جب مقدمے کی کھلی سماعت ہو اور ملزمان کو اپنی مرضی کا وکیل مقرر کرنے کی اجازت ہو۔ کورٹ مارشل کی صورت میں ان اصولوں کی خلاف ورزی ہوگی۔ ملٹری کورٹس کے فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق بھی دستیاب نہیں ہوگا۔ درخواست میں وزارت قانون اور وزارت دفاع کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان کی صوبائی حکومتوں کو بھی فریق بنایا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور چیزیں جو ہیں وہ واقعتاً ہماری سوچ سے زیادہ خطرناک ہیں۔ آنے والے دنوں میں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔